सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारे चैनल पर जीएस का एमसीक्यू सीरीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इसके तहत हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न लेते हैं जीएस के, और इन प्रश्नों का जैसा कि मैंने बताया था स्तर उच्च है, ठीक है ना। भारत के बड़े से बड़े परीक्षा या छोटे से छोटे सभी परीक्षाओं के लिए यह समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। तो आज का सीरीज हम शुरू करते हैं और उसका प्रश्न है नंबर 1, निम्न में कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्न में कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का पहले हम लोग उसको समझेंगे। मैंने आपको उद्देश्य बता दें, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। प्रश्नों को हल कराना या प्रश्नों के संख्या को गिनाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। प्रश्नों के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, कौन निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? अभी हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र है तो ऑप्शन ले लेते हैं। नंबर ए कृषि, नंबर बी उद्योग, नंबर सी सहकारिता, नंबर सी सहकारिता, और नंबर डी पर्यटन, ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, पहले इसको जाना जाए। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के कृषि और संबंधित उद्योग है। कृषि और संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, व्यवसाय हैं, जनरली वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के तहत आते हैं। तो इसमें कौन सा हो गया? कृषि और कृषि से संबंधित, से मत्स्य पालन हो गया, ये सारी चीजें किसके तहत आती हैं? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक। उद्योग फर्म में अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र के तहत आता है, ठीक है ना। और इसके बारे में एक विस्तार से भी हम लोग जाना जाएगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको चतुर्थ और पंचम बहुत सारे क्षेत्र भी बताऊंगा, लेकिन 3 क्षेत्र ही प्रमुख होते हैं। तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र हो गया कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था में अवमूल्यन का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन? इसका मतलब क्या है? ए, घरेलू मुद्रा के स्थान पर, ध्यान से इसको समझिए, घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा लागू करना, बी मुद्रा को अवैध घोषित करना। देखिए, ऑप्शन मैं चाहूं तो ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता हूं। मेरा उद्देश्य है कि एक एक चीज को आप ध्यान से समझें, ठीक है ना। और जैसे एक एक प्रश्न को या एक एक दाना अनाज का चबाते हैं भोजन का, वैसे एक एक प्रश्न आप पूरा विस्तार से स्थित, क्योंकि जितना ही आप समय लगाएंगे एक प्रश्न पर, उतना ही वो प्रश्न आपको लंबा याद रहेगा, और जितना ही जल्दी आप प्रश्न को प्रैक्टिस करके आगे निकले, इतना ही जल्दी वो भूलेगा। तो हम लोग एक प्रश्न में समय लगा रहे हैं और हर क्षेत्र को देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मुद्रा को अवैध घोषित करना। सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। अन्य देशों की मुद्रा के तुलना में, अन्य देशों की मुद्रा के तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना।
घरेलू मुद्रा का मान कम करना, मान कम करना। अभी मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगा। डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अवमूल्यन क्या है। अब यहां पहला ऑप्शन घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लाना, जैसे फिर अन्य मुद्रा की, फिर ऑप्शन बी है मुद्रा को अवैध घोषित करना। अपने मुद्रा को आप अवैध घोषित कर दीजिए। नंबर सी, अन्य देशों की मुद्रा के तुलना में घरेलू मुद्रा का मान, अन्य देशों की मुद्रा के तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ठीक है ना, ये एक तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन कह रहा भाई इसमें से कोई सही नहीं है। देखिए अवमूल्यन होता है कि जब कोई सरकार अन्य देशों की तुलना में अपने मुद्रा का मान गिरा दे। ठीक है ना, जैसे समझ लीजिए $1 का मूल्य अगर 60 रुपया हो, यानी आप $1 के बदले अपना 60 रुपए देने को तैयार हो। मान लीजिए सरकार ने आगे कर दिया, क्या कर दिया कि हम $1 के बदले 70 रुपया देंगे। यहां अपने मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। यानी आप पहले से और अपने मुद्रा का मूल्य गिरा दिए। जहां 60 था, जैसे जैसे कम होगा तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो मुद्रा का माल घटेगा। मूल्य 70 से 80 हुआ तो मुद्रा का मूल्य और घटता चला जाएगा, आपके रुपए का औकात और गिरता चला जाएगा। बात समझ रहा है। तो $1 के बदले अगर आप 60 ले रहे थे, अब $1 के बदले अगर आप 70 लेने को तैयार हो जा रहे हैं, यानी सरकार ने ऐसा कर दिया है, तो इससे क्या हुआ, आपके मुद्रा का मूल्य गिर गया। और इसी को अर्थव्यवस्था में कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है ना। सरकार इसलिए भी ये करती है ताकि निर्यात बढ़ सके, क्योंकि जब आपकी मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपके वस्तुओं का मूल्य भी गिरेगा, वस्तुएं सस्ता हो जाएंगी, निर्यात बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो डिवैल्यूएशन इसलिए भी किया जाता है ताकि निर्यात बढ़ जाए। ठीक है ना। ये 2 प्रश्न हो गए और ये स्तरीय प्रश्न है। हमारा उद्देश्य है कि प्रश्नों के माध्यम से ही आपको अध्ययन कराने। प्रश्न भले ही गिनती के हों, लेकिन प्रश्न का स्तर, प्रश्नों की गिनती से मतलब नहीं है, प्रश्नों का स्तर कितना बड़ा होता है इससे मतलब है। जैसे आप कहावत ये समझ लीजिए कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो प्रश्न ज्यादा संख्या में नहीं होने, प्रश्नों का स्तर उच्च होना चाहिए, यानी वो आपके पूरे विषय क्षेत्र को समाहित करता हो, ऐसे प्रश्न हमको लेना है। मेरा उद्देश्य यहां प्रश्न गिना, ऐसे तो मैं हजारों क्वेश्चन आपको बता दूं, पूरा जीवन ही इसमें लगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मैं आपको कितना स्तरीय अध्ययन करा पाता हूं। तो प्रश्नों को ज्यादा नहीं है, प्रश्नों को स्तरीय होना है, बड़ा होना है, यही हमारा यहां प्रश्न, यही यहां मेरा कोशिश है। नंबर 3 प्रश्न हम ले रहे हैं, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको, जरा देखिए। नंबर ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। बी, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से। नंबर सी, लाल सागर को हिंद महासागर के से, लाल सागर को हिंद महासागर से, हिंद महासागर से। पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, मन्नार की खाड़ी से। तो इसका मूल है, उत्तर है भूमध्य सागर को लाल सागर से। यानी भारत से अगर यूरोप जाना है तो आप इस मार्ग से जाने, और इसके बनने से कई 100 किलोमीटर मार्ग जो है वो कम हो गया। पहले अफ्रीका, वो कुमारी अंतरीप को घूमकर हमको यूरोप जाना पड़ता था। यानी जो भी वास्को डी गामा आदि यूरोपीय व्यापारी भारत आए,
मध्यकाल में या मध्यकाल के अंतिम चरण में आधुनिक भारत में, तो वो उसी को घूम के आते थे क्योंकि रास्तों में तुर्कों का कब्जा हो गया था। लेकिन आगे चलकर जब स्वेज नहर बना, तो स्वेज नहर बनने के बाद एक बहुत बड़ा रास्ता जो है यूरोप और भारत के बीच बहुत स्तर पर कम हो गया और इससे व्यापार भी बढ़ा और मार्ग भी सरल हो गया। ठीक है ना। चौथा प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो इस संबंध में कौन निर्णय करेगा? यानी राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न विवाद पर कौन निर्णय देगा? कौन निर्णय देगा? अगर राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो इसका कौन निर्णय करेगा? चुनाव आयोग, नंबर बी उच्चतम न्यायालय, नंबर सी संसद और नंबर डी केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है ना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर है वो है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो भी विवाद पैदा होगा उसका निर्णय करने का एकमात्र अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। चुनाव आयोग वहां निर्णय नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। चुनाव आयोग ऐसे कोई जनरली निर्णय कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में अगर चुनाव के संबंध में कोई भी विवाद पैदा होता है तो उस विवाद का अंतिम निर्णय देने का अधिकार किसका है? चुनाव आयोग का नहीं है, बल्कि किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। कई बार बच्चे यहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि चुनाव से संबंधित विवाद है तो चुनाव आयोग देगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका नंबर ए ऑप्शन है 1884, बी ऑप्शन है 1887, सी ऑप्शन है 1878, डी ऑप्शन है 1885। तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे या संस्थापक अध्यक्ष थे, वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका भारत के आजादी में अहम रोल है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट पर क्या है? देखिए, कांग्रेस की स्थापना एक ऐसा काल है कि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को एक निश्चित आधार मिला। ठीक है ना। भारत में कांग्रेस की स्थापना से इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन का जो संगठित प्रारंभ है वो 1885 से ही माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस एक संगठित संस्था, इसके पहले भी संस्थाएं स्थापित हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था के रूप में जो आजादी का आवाज बनता, वो कांग्रेस को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया का मुख्य अर्थ क्या है? एम्फीबिया का शब्द से तात्पर्य है, एम्फीबिया शब्द से तात्पर्य है क्या है? नंबर ए, बहुत तेज चलने वाले नावों को बहुत तेज चलने वाला नाव या जहाज कह सकते हैं आप, बहुत तेज चलने वाला पानी का जहाज। नंबर बी, केवल जल में रहने वाले जीव, केवल जल में रहने वाले जीव। सी है, केवल स्थल पर रहने वाले जीव, केवल स्थल पर रहने वाले जीव। और डी है, जल तथा स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीव, जल तथा
स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीव। ठीक है ना, ये जनरली बायोलॉजी का प्रश्न है। तो एम्फीबिया वर्ग जो होता है वो जल और स्थल दोनों रहने वाला जीव है। ठीक है ना, यानी एम्फीबिया उभयचर होता है, जो जल और स्थल दोनों पर, जैसा मेढक है, मेढक क्या है, एम्फीबिया है, ये जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आज का ये सेशन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में फिर ऐसे ही स्तरीय प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।